तो हमें मेनली डिफरेंसेस ही देखने हैं। सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग करने के लिए कुछ अमाउंट होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट करने के लिए कुछ अमाउंट चाहिए, तो कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। डिस्कस करना है कि क्यों ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है, पहली बात क्यों ये इंटेंजिबल एसेट के क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, क्यों ये लीज की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है। तो ठीक है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये भी एग्जाम के परस्पेक्टिव से। IS 38 intangible asset, but again, very small accounting standard as compared to IS 16, क्योंकि बहुत सारी चीजें IS 16 में कवर हो जाती हैं इसकी। तो जो टैंजिबल के लिए पढ़ा है, काफी कुछ इंटैंजिबल के लिए भी वही चीजें एप्लीकेबल हो जाती है। तो हमें मेनली डिफरेंसेस ही देखने हैं कि हाउ इट इज डिफरेंट। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पे लग रहा है? इंटैंजिबल एसेट्स पे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारे एसेट का बच्चों दो कैटेगरी है, टैंजिबल और इनटैंजिबल। दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात करता है कि क्या होते हैं इंटैंजिबल एसेट पहले तो कब कोई इंटैंजिबल एसेट बुक में रिकॉर्ड होगा? इंटैंजिबल तो वो हर चीज है जो दिखाई नहीं देती। मतलब इंटैंजिबल एक सिंपल बात करें तो भगवान इंटैंजिबल है, गॉड इंटैंजिबल है, सोल इंटैंजिबल है, इमोशन इंटैंजिबल है। बट ये सब हमारे असेट बनेंगे क्या? हम अपनी बुक में इनको असेट दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते। तो इंटैंजिबल असेट, असेट कब बनता है कोई चीज? तो असेट कब होता है? जब वो आपके कंट्रोल में हो। भाई, कोई चीज आपके लिए असेट कब है? जब वो आपके कंट्रोल में हो। मैगी है, मैगी एक ब्रांड है। वो मैगी प्रोडक्ट नूडल्स है, ब्रांड मैगी है। तो वो मैगी का ब्रांड का जो बेनिफिट है वो मैगी के फाउंडर्स को मिलेगा ना, उनके कंट्रोल में। तो वो उनका एसेट है, हमारा एसेट नहीं है। कोई ब्रांड, कोई ट्रेडमार्क, कोई लाइसेंस, कोई पेटेंट, कोई कॉपीराइट इंटेंजिबल एसेट में आ जाएगा बच्चों, क्योंकि डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। इंटेंजिबल एसेट इज डिफाइंड एज आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ये क्या होते हैं? आइडेंटिफाइबल होते हैं। नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी का मतलब यहाँ पे क्या है? फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, नो फिक्स वैल्यू। एक रिलायबल सर्टेन फिक्स वैल्यू नहीं है इनकी। नॉन मॉनेटरी है, ऑब्वियसली इनका कोई मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता है। आप ये नहीं कह सकते कि इनका वैल्यू 10 लाख है, 20 लाख है, 15 लाख है। एक नॉन मॉनेटरी वैल्यू ये रखते हैं, फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। दे डोंट हैव अ फिजिकल बॉडी वेयर यू कैन टच। अ लाइसेंस इज अ राइट, अ पेटेंट इज अ राइट, ब्रांड इज अगेन अ रिकॉग्निशन। यू कैन नॉट हैव अ फिजिकल सब्सटेंस। प्रोडक्ट का फिजिकल सब्सटेंस होता है, उसके ब्रांड का नहीं। एक सर्टिफिकेट है, एक पेपर है। तो वही बात हो जाती है। कहता है कि एन इंटेंजिबल एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली इफ ऑल कंडीशन आर मेट। सारी की सारी कंडीशन मेट होनी चाहिए। सर कौन कौन सी चार कंडीशन है कि इंटेंजिबल एसेट्स को बच्चों बुक में दिखाएंगे? तो बड़ी बेसिक सी चार कंडीशन है। आइडेंटिफाइबल, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली। तो मुझे आपको सिर्फ पहली वाली समझानी है, आइडेंटिफाइबल, क्योंकि बाकी तीन तो आप हमेशा से पढ़ते आए हो, हर एसेट के लिए ट्रू है। क्या कंट्रोल होना चाहिए भाई? असेट मेरा तो मेरे कंट्रोल में होगा ना। मेरा असेट मेरा है, कंट्रोल कोई और करता है, तो मेरा कैसे हुआ वो? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, उससे मुझे कुछ फायदे आएंगे। भाई, आप घर वालों के लिए असेट तब होना जब कुछ फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके दोगे, फिर तो लाइबिलिटी हो। अगर बेनिफिट नहीं दोगे तो एक असेट तभी असेट है जब वो कुछ बेनिफिट देगा। नुकसान देगा तो लाइबिलिटी है। कॉस्ट, क्या कॉस्ट मेजर कर सकते हैं? मेजर ही नहीं कर सकते तो अकाउंट कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग करने के लिए कुछ अमाउंट होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट करने के लिए कुछ अमाउंट चाहिए, तो कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। ठीक बात है सर। तो पहला ही पॉइंट यहाँ पे आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल का मीनिंग थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा देता हूँ। कहता है एन इंटेंजिबल एसेट इज आइडेंटिफाइबल इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज सेटिस्फाइड। कौन कौन सी? सेपरेबल और अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल राइट। तो बड़ी सिंपल सी बात करी। कहता है आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है? जो बिजनेस से अलग हो सके, बिजनेस से अलग हो सके। अगर कोई इंटेंजिबल एसेट बिजनेस से अलग नहीं हो सकता तो वो इंटेंजिबल एसेट हम आइडेंटिफाइबल नहीं मानेंगे, उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझो, जैसे ये जनरली इंडिविजुअल गुडविल बहुत होती है। अगर अ, जैसे अमिताभ बच्चन जी है। अब अमिताभ बच्चन जी की अमिताभ बच्चन जी के बिजनेस में, बिना अमिताभ बच्चन जी के वो बिजनेस थ्राइव नहीं कर सकता। आप वो बिजनेस किसी और को दे देंगे तो वो चलेगा नहीं, वो सेपरेबल नहीं है। विदाउट, यू कैन नॉट सेपरेट द ब्रांड विद द पर्सन।
वहां पे बिजनेस से आप ब्रांड अलग नहीं कर सकते हो, उसको बेच नहीं सकते हो किसी को। विदाउट दैट पर्सन दैट ब्रांड विल नॉट वर्क। दैट पर्सन नीड टू एग्जिस्ट देमसेल्फ टू मेक दैट ब्रांड वर्क। भाई आप कहो कि अमिताभ बच्चन जी मूवी में नहीं है तो मूवी कैसे चलेगी? वो होंगे तभी मूवी चलेगी। तो यही बात यहाँ पे आ जाती है कि आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। इंटेंजिबल एसेट इज आइडेंटिफाइबल, और कब होगा? कहता है दोनों में से एक कंडीशन हो। पहला वो सेपरेबल हो। दो दो तरीके बताए, सेपरेबल हो। सेपरेबल का मतलब क्या बता दिया? कैन बी सोल्ड, कैन बी ट्रांसफर्ड, कैन बी लाइसेंस्ड, कैन बी रेंटेड, कैन बी एक्सचेंज आइदर अलोन और विद अदर एसेट्स। मतलब कुछ एसेट्स को मिला के या अकेले में अपन उसको अलग कर सके, जैसे सीजीयू बना के, कैश जनरेटिंग यूनिट बना के, या उसे अलग कर सके। जैसे टैक्सी लाइसेंस है, आप टैक्सी के लाइसेंस को बेच सकते हो? नहीं बेच सकते? बेच सकते हो। अगर मैंने कोई टैक्सी का लाइसेंस ले रखा है, मैं सब लीज कर सकता हूँ, किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूँ। मेरा पेटेंट है, मैं पेटेंट को किसी को बेच सकता हूँ। कोई ट्रेडमार्क मैंने लिया हुआ है, वो ट्रेडमार्क मैं किसी और को बेच सकता हूँ। तो जब वो बिजनेस से सेपरेट हो सकता है तब वो इंटेंजिबल। अगर मेरा पेटेंट, मेरा ट्रेडमार्क, जैसे नाइकी का साइन होता है, टिक का साइन होता है नाइकी का, अगर लाइसेंस होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, वो अगर सेपरेबल नहीं है, आप किसी और को वो ट्रेडमार्क नहीं बेच सकते हो, कोई और यूज नहीं कर सकता, आपके बिजनेस से अलग नहीं हो सकता है, then in that case it is not an intangible asset। या सेपरेबल नहीं है तो अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल राइट। मतलब ऐसे इंटेंजिबल असेट, ऐसा राइट जो आपको किसी लॉ से या किसी कॉन्ट्रैक्ट से आया हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए, अगर आप उसको अलग से बेच भी नहीं सकते, इवन इफ कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली, तो भी वो इंटेंजिबल आइडेंटिफाइबल माना जाएगा। जैसे फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट्स, इसको ध्यान से समझना। फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट सर मतलब होता क्या है कि आप सामने वाले से एक राइट ले लेते हो इसमें, कि मैं आपका आपके नाम पे फ्रेंचाइजी ओपन करूंगा। मान लो मैकडोनल्ड है, तो मैंने मैकडी से बात करी कि भाई मैकडी, तुम यूके में बहुत मशहूर हो, तुम वर्ल्ड में बहुत मशहूर हो, यूएस में बहुत मशहूर हो, तो मैं इंडिया में ना तुम्हारी फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहता हूँ। नाउ देयर इज अ राइट टू प्रोड्यूस same quality of food which McDonald produce. They have allowed me, they have given me a right to produce, to manufacture in India. That is called franchisee agreement. And this right, this legal right, ये मेरे पास आया कैसे है? Through a contract. I have done a contract with the McDonald कि मैं आपका आपका नाम यूज करके यहाँ पे बिजनेस करूंगा। तो even though I cannot sell this right separately to anyone, but since this right is arise from a contract or it's a legal right, in such case, law says that it is also acceptable in the criteria of identifiability। दोनों को identifiable मानना है। या तो समरी समरी में बात करें, करेक्स में बात करें, तो करेक्स इतना ही है कि व्हेन यू से आइडेंटिफाइबल, या तो सेपरेबल होना चाहिए, सेपरेबल नहीं है तो अराइज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्चुअल या लीगल राइट आपके पास वो जनरेट होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा बेसिक सा मैंने मीनिंग दिया हुआ है, बहुत ज्यादा खुद से पढ़ सकते हो। कंट्रोल का मतलब क्या है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपके पास आएंगे। एंटिटी कैन रेस्ट्रिक्ट अदर फ्रॉम एक्सेसिंग दोज बेनिफिट। किसी और को मैं वो बेनिफिट लेने से रोक सकता हूँ, तभी तो मेरे कंट्रोल में है। भाई आप अपने फैमिली के कंट्रोल में कब तक हो? जब तक आप उनकी बात मानते हो। कहते हैं ना, बच्चा हमारी सारी बात मानता है तो बच्चा हमारे कंट्रोल में है। आपने बोला ये काम करना है तो करेंगे, ये काम नहीं करना तो नहीं भी तो रोक सकते हैं आपको। तो वो चीज है, एम्प्लॉय स्किल्स आर नॉट कंट्रोल्ड। एम्प्लॉय की स्किल्स कभी भी आपकी असेट नहीं हो सकती, क्योंकि आप कभी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। क्लियर बोल दिया भाई। एम्प्लॉय को आप कभी भी अपना असेट नहीं दिखा सकते, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। दे आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर, दे आर नॉट सेपरेबल, दे डू नॉट अराइज फ्रॉम लीगल राइट्स। उनका अपना विल है। तो इसलिए आप एम्प्लॉयज को कभी आप इंटेंजिबल एसेट नहीं दिखा सकते। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, आइदर आपको कोई कॉस्ट कम हो जाए, इनकम आए तो बेनिफिट है, और फाइनली रिलायबल मेजरमेंट। अगर कॉस्ट मस्ट बी क्लियरली मेजरेबल, परचेज करोगे तो मेजर हो पाएगी, इंटरनली जनरेटेड में मेजर ही नहीं हो पाती। अच्छा सर, अगर मेजर नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे? अकाउंटिंग क्या करेंगे? तो लॉ बिल्कुल क्लियर है। इफ इंटेंजिबल एसेट डज नॉट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कहता है अगर इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, ऊपर वाला क्राइटेरिया मीट नहीं करता,
एक्सपेंडिचर शुड बी चार्ज टू ऑपरेटिंग सेक्शन। अच्छा बच्चों, आज के लिए लिखने का बहुत अच्छा तरीका हो गया है, ये चीज नोट करना, ये IFRS 18 के बाद आया। पहले हम सीधा बोलते थे एक्सपेंडिचर विल गो टू P&L, बट आई बिलीव अब ज्यादा बेटर है आप इस तरीके से ना लिखो, क्योंकि IFRS 18 के आने पे आपके P&L को ना उन्होंने कई सेगमेंट में सेग्रीगेट कर दिया है। ऑपरेटिंग सेगमेंट, इन्वेस्टिंग सेगमेंट, जैसे हम कैश फ्लो में करते थे ना, तो वैसे ही P&L को उन्होंने सेग्रीगेट किया है। जब P&L की फॉर्मेटिंग्स देख रहे होंगे तब हम बात कर लेंगे इस पर, थोड़ा सा बहुत ज्यादा वरी मत करना। यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी खर्चा है ना तो वो हमारे ऑपरेटिंग सेक्शन में चला जाएगा, मतलब डे टू डे एक्सपेंस में चला जाएगा। तो अगर कोई भी इंटेंजिबल, क्योंकि बिजनेस का खर्चा है एक तरीके से, तो जो भी एक्सपेंडिचर आपने इंटेंजिबल एसेट पे किया जो ऊपर के रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं करते, उसको असेट ना बना के P&L में डालना है। ऑपरेटिंग सेक्शन, P&L के कौन से सेक्शन में? ऑपरेटिंग सेक्शन में। बट ये अभी के लिए आपको बहुत वरी नहीं करना है कि सर कौन सा सेक्शन होता है ऑपरेटिंग सेक्शन। आपको तो ये समझना है कि P&L में जाएगा, और वो ऑब्वियस भी है भाई। अगर कोई चीज कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही तो P&L में तो जाती है, दो ही जगह जाता है एक्सपेंडिचर। वंस एक्सपेंडिचर चार्ज टू एक्सपेंसेस कैन नॉट बी कैपिटलाइज, और एक बार गया तो दोबारा कभी वापस असेट नहीं बन सकता वो एक्सपेंस। नोट दैट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अराइज इन बिजनेस कॉम्बिनेशन रेदर देन IAS 38। कहता है गुडविल, अगर आपने कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन में कोई गुडविल ली है तो वो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं आती। तो ये बात तो हमें पता ही है, ध्यान रखना। इंटेंजिबल एसेट का सबसे बड़ा एग्जांपल गुडविल देते हैं बच्चे, और IAS 38 क्लियर कहता है कि गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकती जब तक, क्योंकि देखो गुडविल क्या है? गुडविल है रेपुटेशन, गुडविल है आपकी मार्केट वैल्यू। अब क्या है कि ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि कभी इंसान अपनी बुक्स में अपनी खुद की गुडविल नहीं लिख सकता। आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरी खुद की गुडविल 100 करोड़ की है, 50 करोड़ की है, क्योंकि एक तो वो तुमसे अलग नहीं है। जैसे वो अमिताभ बच्चन वाली मैंने बात करी, कहते हैं, आपकी गुडविल आपसे अलग नहीं हो सकती, मेजर नहीं हो सकती। कोई गुडविल को कितनी भी वैल्यूएशन करी जा सकती है, तो इसलिए गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाना है। बट हाँ, अगर आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हो, पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद रहे हो, तो जब बिजनेस खरीद रहे हो पूरा का पूरा, तो उसके साथ उसकी गुडविल भी आ रही है। भाई मैं पूरा का पूरा अगर मैगी को खरीद लूंगा, मैकडोनल्ड को खरीद लूंगा, नाइकी खरीद लूंगा, उसका पूरा बिजनेस खरीदूंगा, तो उसकी गुडविल भी मेरे साथ नहीं आ जाएगी? उसका नाम, उसका ब्रांड, सब कुछ मेरे पास आ जाएगा। तो लॉ यही कहता है कि अगर आप कोई बिजनेस खरीद रहे हो और बिजनेस के साथ गुडविल आ रही है, तब बुक्स में दिखाई जा सकती है। सेपरेबल गुडविल कभी नहीं आ सकती। तो और बिजनेस के साथ गुडविल आएगी तो बिजनेस में अकाउंटिंग कौन सा, कंसोलिडेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो कहता है गुडविल को आप कंसोलिडेशन में कवर करना, यहाँ पे नहीं। तो बस आपको इतना ही पॉइंट यहाँ पे लर्न करना है कि गुडविल IAS 38 से रेगुलेट नहीं होती। गुडविल की अकाउंटिंग कौन रेगुलेट करता है? IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन। सर IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है? कंसोलिडेशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो ये हमारा बच्चों एक रिकग्निशन क्राइटेरिया IAS 38 का, बाकी सब पुराना है। अब जो मैं पढ़ाने जाऊंगा IAS 38 में सब कुछ पुराना है। रिकग्निशन क्राइटेरिया में थोड़ा सा एक दो पॉइंट ये आइडेंटिफाइबिलिटी वाले FR में इतना डिटेल में नहीं करते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक आपको पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन भी दिखाता हूँ जो रिकग्निशन क्राइटेरिया पे ही आया हुआ है। लेट मी चेक, मिलता है तो हम्म ये देखो, ये सिट का कंपनी करके क्वेश्चन है, जरा एक बार पढ़ो इसे। फास्ट एग्जाम में एक बार सिर्फ अभी तक जो मैंने पार्ट पढ़ा है ना IAS 38 का, उसी पार्ट पे क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए। पढ़ के देखो बच्चे, समझ आता है क्या? 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से खुद से एक बार रीड कर लो, फिर मैं सॉल्व करूंगा इसे। करें बच्चों डिस्कस? क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को क्या है? Discuss briefly why the right to receive access to software is unlikely to be accounted for intangible asset or lease in send company financial statement। तो एक राइट है बच्चों यहाँ पे हमारे पास, जो क्लियरली कहता है कि ये राइट इंटेंजिबल एसेट नहीं है। Discuss briefly why the right to receive access to Sitka company software is unlikely to be accounted for an intangible asset or lease in financial। कहता है ना ही ये इंटेंजिबल एसेट दिखाई देगा ना ही लीज दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे आपको दोनों का नॉलेज चाहिए। आपको यहाँ पे ये पहले जस्टिफाई करना है, डिस्कस करना है कि क्यों ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है, पहली बात। क्यों ये इंटेंजिबल एसेट के क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, क्यों ये लीज की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है। तो जिसको लीज थोड़ा बहुत याद है वो जरूर इसको कर सकता है, बाकी लीज में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ज्यादा वरी मत करो लीज वाले पॉइंट को। लीज वाला पॉइंट में यही है
कि कब कब लीज मानी जाती है, वो आईएफआरएस 16 ऑलरेडी बताता है। लीज के लिए भी आइडेंटिफाइबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो कहता है ना ही ये इंटेंजिबल एसेट है ना ही लीज है, तो है क्या? तीनों तीनों बातें करनी है। मतलब इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में आंसर करना है, तब जाके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। आपको बताना है लीज क्यों नहीं है, आपको बताना है इंटेंजिबल एसेट क्यों नहीं है, और क्या है, कैसे अकाउंट होगा। अच्छा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं, देखो समझो। ऑन 1 Jan 2000, और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आपको सबके पता होने चाहिए, लीज के भी पता होने चाहिए, इंटेंजिबल के भी। इंटेंजिबल के भी मैंने शो करे, लीज के भी अभी एक बार शो कर दूंगा टेम्परेरी, बट लीज को डिटेल में बाद में पढ़ना है। ऑन 1 Jan 2017, सितका कंपनी agreed a 4-year contract with Cent Company to provide access to license Sitka company software, including customer support in the form of monthly update to software। ठीक है, 4 साल के लिए तुमने मैंने एक सॉफ्टवेयर लिया है, लाइसेंस ऑफ सिटका कंपनी सॉफ्टवेयर, इंक्लूडिंग कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगा मुझे, मंथली अपडेट भी मिलेंगे, बहुत बढ़िया। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मैंने कितना पे करना है? 3 million फॉर बोथ लाइसेंसिंग एंड मंथली अपडेट। ठीक है, सिटका कंपनी लाइसेंस द सॉफ्टवेयर ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस फॉर $1 million and $2 million over Sitka company licenses the software on a standalone basis for between $1 million and $2 million over 4-year period, and regularly sells the monthly update separately to over the same period. Okay, the software can function its own without update. ठीक है, although the monthly update improve its effectiveness, they are not essential to its functionality. ठीक है, however, because of rapid changing technology in the industry, if Cent company does not update the software, the benefit of using software would significantly reduce. In the year of 31st December 17, Cent company has only updated software on 2 occasions. Cent company must access the software via cloud and does not own the right to the software. तो भाई कैसे आंसर होगा इसका? क्वेश्चन का लैंग्वेज तो बहुत सारी बातें करता है। हमें सेंट कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग बतानी है, और हमने सिटका कंपनी का सॉफ्टवेयर, जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट का हमने एक्सेल लिया हो, तो माइक्रोसॉफ्ट वालों से हमने एक्सेल लिया है, और हमें बताना है कि हमने जो 4 साल का एग्रीमेंट किया है, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी बुक्स में, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर ये फॉल होगा। क्या मैं इसको इंटेंजिबल असेट करके अमोर्टाइज करता रहूं, क्या इसको लीज पे दिखा के राइट टू यूज रिकॉर्ड करूं, डेबिट राइट टू यूज, क्रेडिट लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करूं, ये क्या करें, कैसे दिखाएं ये लाइसेंसिंग को, या एक जस्ट अ सिंपल सर्विस एग्रीमेंट है ये? सर्विस एग्रीमेंट हो गया ना, जैसे आप पे कर रहे हो, सर्विस ले रहे हो, सॉफ्टवेयर सर्विस होगी। कैसे दिखाया जाए? तो पहले क्राइटेरिया, पहले लीज की बात करते हैं। लीज का क्या क्राइटेरिया है बच्चों? तो लीज का क्राइटेरिया कहता है, पढ़ो, कहता है अ लीज एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज एन आइडेंटिफाइड एसेट। क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाइड एसेट होना चाहिए, एंड द कस्टमर हैज राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ दैट एसेट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ पहले लीज को, हालांकि ये टॉपिक अलग है बिल्कुल, पर थोड़ा सा याद आ जाए बच्चों को या समझ आए ये क्वेश्चन, इसलिए बताना पड़ रहा है। देखो, मैं एक ट्रिप पे प्लान कर रहा हूँ, मान लो एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ कि यार अपन ना अभी 15-20 दिन के लिए, चलो अपन एक ट्रिप पे जाते हैं, गोवा जाते हैं, ठीक है। अब मैंने गोवा जाने के लिए ना एक कार ली, स्पेसिफिकली मुझे एक कार या बाइक, मान लो अपन को ट्रैवल करना है, बाइक पे ट्रैवल करना है, 2 व्हीलर लिया हमने, कोई अच्छी सी बाइक ली, बुलेट जो भी आती है, ट्रैवलर बाइक जो भी है वो ली। आइडेंटिफाइड एसेट, इतना नॉलेज नहीं है मेरे को, तो लिया। क्या मैंने एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक बाइक ली है? हाँ, वो आइडेंटिफाइड एसेट है, ठीक है। मैंने रेंट पे लिए? हाँ, लीज पे लिए, ठीक है। और मैं कस्टमर हूँ, ठीक है। और मेरे पास
राइट टू कंट्रोल है उसको यूज करने का, मतलब जब मेरे पास है ना तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में मैं कैसे भी यूज करूंगा, मैं जब चलाऊंगा तब चलाऊंगा, कोई मुझसे ले नहीं सकता, वो ओनर ये नहीं कह सकता गाड़ी बीच में दे जाओ बदलवा लो, कुछ भी नहीं, मेरी मर्जी है, मैं उसको चलाऊं, रात को चलाऊं, यहाँ पार्क करूं वहां पार्क करूं, मेरे फुली कंट्रोल में वो मेरे बाइक है, तब मैं कहूंगा कि ये बाइक लीज पे। दैट इज द कंडीशन ऑफ लीज के आइडेंटिफाइड एसेट होना चाहिए, मतलब वो एसेट एकदम यूनिक सेपरेबल होना चाहिए, अलग होना चाहिए, और आपके कंट्रोल में होना चाहिए। सेम देखो सारे अकाउंटिंग से मोटा मोटा सेम ही बात करते हैं। अब इस वाले केस में लीज बनती है नहीं बनती है, आपको क्या लगता है कि हमारे पास यहाँ पे लीज का कोई प्रावधान बनता है या नहीं बनता है? भाई मेरे ख्याल से तो हमारे पास कंट्रोल है नहीं। हमारे पास क्या कंट्रोल है? सॉफ्टवेयर की मॉडिफिकेशन, सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा, सारी की सारी, सारी की सारी। हम ड्राइवर नहीं है यहाँ पे, हम बैक सीट पे बैठे हुए पैसेंजर हैं। आप समझो फर्क है, मतलब आप बाइक खुद चलाओ और बाइक पे पीछे बाइक चला कोई और रहा है, रैपिडो वाला बाइक चला रहा है और आप उसके पीछे बैठे हो, तो यू आर जस्ट एन पैसेंजर। यहाँ पे सेम वही बात अप्लाई हो जाती है। देखो मैं आपको दिखाऊंगा। पहली बात, क्या आइडेंटिफाइड असेट है क्या यहाँ पे? डज सेंड कंपनी लीज ए स्पेसिफिक सर्वर और मशीन? नहीं। द सॉफ्टवेयर रन ऑन सेट का क्लाउड, नॉट ऑन स्पेसिफिक मशीन और सर्वर। पहली बात तो उनके क्लाउड पे सॉफ्टवेयर चल रहा है, अब हमारे पास कोई ना, नॉट इन स्पेसिफिक कोई मशीन है, ना कोई डेडिकेटेड सर्वर है जो मैं कहूँ कि मैंने लीज पे लिया। एकदम ये कहीं ना कहीं सर्विस को रिकॉर्ड करता है। मैं एक तरीके से नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ, नेटफ्लिक्स थोड़ी ऑन कर रहा हूँ मैं। आपके फोन में लैपटॉप ओपन हो रहा है तो आप कह रहे हो आपने नेटफ्लिक्स खरीद लिया। अरे नहीं, नेटफ्लिक्स की सारी मूवीज आपके तो पास कुछ भी नहीं है, आपके पास तो सिर्फ एक्सेस है। आप पासवर्ड डाल के सिर्फ एक उनके सर्वर में जाके एक्सेस कर सकते हैं, उनके घर में जाके। आपको चाबी दे रखी है, चाबी से लॉक खोला और लॉक खोल के आप चीजों को यूज कर सकते हैं। Software runs on a Sitka cloud, not on a specific machine or server. Sitka can change the server or infrastructure at any time. IFRS requires 16 a specific asset. मेरे वाले एग्जांपल में बस एक स्पेसिफिक बाइक थी। The contract is about accessing software, not using specific asset. एग्जाम में आपको ये, अब इतना सब नहीं लिखना है तो मैं समझा भी रहा हूँ, बट एग्जाम में आपको कुछ ये जो मेन कीवर्ड्स है, मेन पॉइंट्स है, यहाँ पे ये रेफरेंस देने पड़ेंगे। जब आप कम लिखते हो क्वालिटी लिखते हो, क्वालिटी ही लिखना चाहिए। ज्यादा लिखते हो कोई फायदा नहीं, ना वो क्वालिटी होगा और अच्छे पॉइंट्स और बुरे पॉइंट्स में डिफरेंस नहीं समझ आएगा। और दूसरा, राइट टू कंट्रोल यूज है क्या? नहीं। डज सेट कंपनी डिसाइड हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड? आंसर अगेन कहता है नो। भाई हम नहीं डिसाइड करते कि क्या, कैसे और किस पर्पस के लिए यूज होगा, सब कुछ ऑलरेडी डिफाइंड है। भाई तुम्हारे को रैपिडो वाले को ये नहीं बताओगे कि तुमने बस, तुम पैसेंजर हो, तुमने जगह बताई कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, अब वो कैसे जाना है, किस रास्ते से जाना है, कैसे लेके जाएगा, आपके कंट्रोल में नहीं है। वो सब ऑलरेडी अब वो ड्राइवर डिसाइड करेगा कि जाना कैसे है, यहाँ से गोवा जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना है, कितनी तेज चलानी है बाइक, धीरे चलानी है, वो उसका डिसीजन है। गाना चलाना है नहीं चलाना, एसी चलाना है नहीं चलाना, सब अब उसके कंट्रोल में। तो सिटका कंपनी सॉफ्टवेयर, सिटका कंट्रोल द सॉफ्टवेयर, नॉट सेंट कंपनी। सेंट कंपनी कैन नॉट मॉडिफाई, क्या मॉडिफाई कर सकती है कि यार इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, मेरे को ये जरूरत है? क्या रिकॉन्फ़िगर कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। डायरेक्ट हाउ इट्स रन, अच्छा चलना कैसे चाहिए, वो भी उसके कंट्रोल में नहीं है। आप क्या कुछ मॉडिफाई कर सकते हो नेटफ्लिक्स में जाके? कुछ भी नहीं कर सकते। सेंट कंपनी इज जस्ट यूजिंग इट लाइक अ पैसेंजर ऑन अ बस, नॉट द ड्राइवर। तो पहला तो पॉइंट अपन को दोनों पॉइंट यहाँ पे लिखने होंगे कि IS 16 क्या कहता है। लिखने का तरीका देखो वही है, प्रोविजन, केस स्टडी एंड कंक्लूजन, ये तीन बातें आपकी होनी चाहिए। अब मैं कैसे लिखता है इसका आंसर? मैं लिखता पहले IFRS 16 क्या कहता है। एज पर IFRS 16 a lease should contain identifiability and right to control. Now मैं केस स्टडी में लिखता इन द गिवन केस देयर इज नो आइडेंटिफाइबिलिटी। अब सीधा ऐसे बोल दिया आई नो आइडेंटिफाइबिलिटी, समझना तो पड़ेगा ना, बिकॉज वी हैव जस्ट राइट टू एक्सेस the software service. We don't own any specific software, specific server and machine here. So there is no identifiability. Secondly, I also do not control the use because every right is with the sent company.
आई एम जस्ट अ पैसेंजर और आई एम जस्ट अ यूजर ऑफ द सॉफ्टवेयर. आई हैव नो कंट्रोल ओवर सॉफ्टवेयर. फिर बात करते हैं IS-38 की. यहीं पे बात आ जाएगी सर. अब IS-38 को भी तो टकराना पड़ेगा. क्या IS-38 क्यों नहीं है? तो ये तो चलो अभी आपने पढ़ा तो आप आंसर इसका लिख ही दोगे कि पहला क्या आइडेंटिफाइबल है. ऑब्वियसली आइडेंटिफाइबल ही नहीं है. वी कैन क्लियरली सॉरी आइडेंटिफाइबल तो है. वी कैन क्लियरली सेपरेट इट फ्रॉम अदर आइटम. यस द सॉफ्टवेयर इज आइडेंटिफाइबल. हमारे बाकी एसेट से अलग एसेट है. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. इट विल हेल्प सेंड कंपनी मेक मनी और सेव कॉस्ट. ठीक है बिल्कुल पैसा बचाएगा. बट अल्टीमेटली यहाँ भी गरारी कहाँ पे अटकी. यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे अटकी. यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ गई. कंट्रोल पे आ गई. यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट आपको मेन हाईलाइट करना होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोल नहीं है आपके पास. देखो आप कंट्रोल मत समझ लेना. एज अ सर्विस यूज करना कंट्रोल नहीं कहलाता है. आप ओला उबर की कार से ट्रेवल करते रहते हो. आप कंट्रोल नहीं करते हो उनको. ड्राइवर कंट्रोल करता है. आप सिर्फ एक सर्विस के यूजर हो. आप एक पैसेंजर हो जिसको यहाँ से वहां जाना है. इसका एग्जामिनर ने भी बड़ा अच्छा सिंपल छोटा सा आंसर लिखा है. मैं वही दिखा देता हूँ आपको. देखो और ये भी बहुत ज्यादा है. एग्जाम में इतने वर्ड्स नहीं लिखे जा सकते. आप तो अपनी लैंग्वेज में लिखना जैसे मैंने बताया वैसे. IFRS 16 लिख दिया. 38 लिख दिया. और अपना फाइनली बता दिया कि ये एक सर्विस एग्रीमेंट है. तो आप इसको ओवर द पीरियड 4 साल में IFRS 15 रेवेन्यू रिकग्निशन में जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं वैसे ही इसको रिकॉर्ड करेंगे. तो जब भी आंसर लिखो पहले लिखो प्रोविजन. इस टाइप के क्वेश्चंस में फिर आप एनालिसिस करो. This is given in the question, this is that, and then you give conclusion. This is not why, that's why it is not intangible assets, that's why it is not releases. and ऐसे करके तो देखो कैसे एग्जामिनर थोड़ा सा अलग लिखता है हमारे तरीके से. बट ये तरीका मुझे बेस्ट लगता है. स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में चीज आपको हमेशा लिखने का मौका रहेगा. सिक्का कंपनी पे एक्सेस टू यूज पे टू एक्सेस. देखो बार बार क्या वर्ड यूज करता है. एक्सेस एंड यूज इट सॉफ्टवेयर. कहता है मेरे पास राइट क्या है घर में घुसने का और उसे यूज करने का. घर की चीजों को यूज करने का. But I cannot modify. The recognition criteria for intangible asset in accordance with IS-38 are identifiable control over resource and existence of future. These need to be considered when determining whether an intangible asset is created. अब ये कितना ज्यादा फालतू बातें हैं कि इतना टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है. हमें हमें हम क्या लिखते हैं इस बात को. अब आप इस बात को बड़ा मान लेते हो कि एग्जामिनर ने देखो कितना क्या क्या लिखा. इसको आप एक लाइन में खुद से नहीं लिख सकते कि एज पर IS-38. प्रोविजन ही तो लिखा है इसने पहले तो उसको लिख देते एज पर IS-38. Intangible asset is recognized when there is control and identifiability. And वो चारों बात लिख दो. डिफाइन बहुत ज्यादा करने की जरूरत क्या है. एग्जाम में टाइम होगा क्या. ये तो समझा रहा है आपको इसलिए बार बार डिफाइन करो. द करंट अरेंजमेंट विद सिटका कंपनी इज लाइकली टू सेटिस्फाई आइडेंटिफाइबिलिटी. कहता है इट इज आइडेंटिफाइबल. व्हाई इट इज आइडेंटिफाइबल. बिकॉज इट इज सेपरेट. The existence of future economic benefit, obviously there is a benefit of using this software. So these two criteria are satisfied. यहाँ तक कुछ बात नहीं बोली. Again, same one. I said state that an entity control the entity has power to obtain future income from following under and to restrict access to other those benefits. Send company does not own the right to software at any time. Does not own the rights to the software at any time. You don't control it. Thus, send company should not ignore intention because send company does not control the resource. The contract is not a lease contract. In accordance with the lease, a send company does not have right to direct the use of an asset by having decision making right to change how and for what purpose asset is used throughout 4-year contract. ठीक है. वही टेक्निकल लैंग्वेज में चीजों को लिखा हुआ है. हम इसको टेक्निकल और अपनी सिंपल लैंग्वेज में जो हमने लिखा है वो बिल्कुल वैलिड आंसर है. 31 December 2017 contract gave send company only right to receive access in the future and therefore it's a service contract which extends over 4 years. Again lastly एक लाइन में मेन अकाउंटिंग लिख दी कि होनी क्या चाहिए. पहला बोला नो. नो. इंटेंजिबल एसेट नो. लीजेस नो. रीजन दिया. फिर बाद में बोला यस. क्या. ये यस. इसको एक लाइन दी. तो इनकी भी मनमर्जी है. बात खत्म कर देते हैं कई बार एक लाइन में. ठीक है दोस्त.
अब यहाँ से एक बार जल्दी जल्दी बच्चों, जो इंपॉर्टेंट एरिया था उस पर टाइम लगा लिया मैंने आप लोगों के साथ, थोड़ा सा मेरे साथ फास्ट फास्ट करोगे इन चीजों को। क्या सर? तो पहले तो देखो कि हमारे को बच्चा इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करने का, इंटेंजिबल एसेट हमारे में तीन टाइप के हो सकते हैं, तीन तरीके से इंटेंजिबल हमारे पास आ सकते हैं। एक परचेज करके दोस्त मेरे, एक आपके पास सेल्फ जनरेटेड इंटरनली जनरेटेड हो सकता है, और एक R&D हो सकता है। तो तीनों को एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जब मैं बात करता हूँ परचेज करके, तो इसमें इनिशियल मेजरमेंट, परचेज मतलब आपने खरीदा ना, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, क्या दिक्कत है? परचेज आप खरीद के ले आए, इंटेंजिबल असेट एक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड पार्टी, मैं किसी से खरीद के लाया तो मेरी बुक में रिकॉर्ड हो सकता है, हो सकता है। गुडविल ही तो नहीं आ सकती, बाकी तो मैं खरीद के ला सकता हूँ। किसी का ब्रांड खरीदना है, मैं नहीं खरीद सकता। किसी का ट्रेडमार्क लाइसेंस नहीं खरीद सकते, टैक्सी लाइसेंस हमने पढ़ा, लाइसेंसेस बिकते नहीं है क्या? हम लाइसेंस खरीद सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्यों नहीं खरीद सकते? तो ये जो भी मैं खरीद के लाऊंगा वो किस पर रिकॉर्ड करूंगा? जितने पे खरीद के लाया, सेम IS 16। तो रिकॉग्नाइज ओनली इफ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इज मेट, पहली बात तो, एंड मेजर इट कॉस्ट ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन। कॉस्ट इंक्लूड परचेज प्राइस और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ठीक है दोस्त, कुछ भी पढ़ाने को हो सर? बिल्कुल नहीं। बट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में फिर बात आ जाती है। अब क्या कहता है? आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद दो मॉडल कॉस्ट मॉडल, और ये सेम IS 16 की तरह, सेम टू सेम IS 16 कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। बट ये बात तो सर आपने कह दी कि कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, बट एक बात तो आपने बोली नहीं। बताओ क्या बात नहीं बोली हमने? यहाँ पे मजे की बात यह है कि रिवैल्यूएशन मॉडल लग ही नहीं पाता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल तभी लगा सकते हो आप इंटेंजिबल एसेट पे जब एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करता है। रिवैल्यूएशन मॉडल इज अलाउड ओनली इफ एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट, और चक्कर ये है कि एक्टिव मार्केट होता ही नहीं है। इसलिए इंटेंजिबल एसेट, 99% इंटेंजिबल एसेट कॉस्ट मॉडल पे ही चलते हैं, क्योंकि एक्टिव मार्केट का सिंपल मीनिंग बच्चों ये है कि जहां पे इंटेंजिबल एसेट की ट्रेडिंग होती हो, जहां पे इंटेंजिबल एसेट की सेल परचेज होती हो, ऐसा कोई मार्केट होता है क्या दोस्त? जहाँ पे गुडविल बिकती हो, ब्रांड बिकते हो, ट्रेडमार्क बिकते हो, कोई पता है क्या? कोई आपकी गली के आगे पीछे, आपके एरिया के वहां को कुछ बातें होती हैं? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं सुना। तो फिर ज्यादा सोचोगे मत भाई, जिसने सुना है वही ज्यादा डाउट कर सकता है। जब पता ही नहीं तो अपन को क्यों पंगे लेने ऐसी चीजें? तो एक्टिव मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट व्हेन असेट्स आर होमोजीनियस, विलिंग बायर एंड सेलर, मतलब असेट आर होमोजीनियस, सिमिलर, आइडेंटिकल, वैसे नहीं हो सकते। विलिंग बायर एंड सेलर एग्जिस्ट, प्राइस आर पब्लिकली अवेलेबल, पॉसिबल एग्जांपल मिल्क कोटा, स्टॉक एक्सचेंज सीट्स, मतलब कुछ एग्जांपल दे दिए, फिशिंग कोटाज, मिल्क कोटाज, लाइसेंस के कुछ एग्जांपल दे दिए वैसे इन्होंने, टैक्सी लाइसेंस होते हैं ये सब। बट आई विल से कि इसको आप समझो कि समझना इस बात को कि असेट का होमोजीनियस, सेम टाइम इंटेंजिबल असेट की यूनिकनेस, एवरी इंटेंजिबल असेट इज वेरी यूनिक, गुडविल ऑफ एवरी पर्सन, ब्रांड इज मैगी ब्रांड, नेस्ले ब्रांड, टाटा ब्रांड, एवरीवन्स ब्रांड, पतंजलि इज वेरी डिफरेंट। यू कैन नॉट say that they you can value Patanjali same as Maggie, you cannot। so identifiability, identical सिमिलर चीजें ढूंढना ही बहुत मुश्किल है भाई। हाँ, कुछ होते हैं जैसे मिल्क कोटाज, ये फिशिंग कोटाज, क्या होता है कि जैसे जहाँ पे फिशिंग विशिंग होती है, समुद्री इलाके जहाँ होते हैं, वहां पे आप कितनी फिश पकड़ सकते हो, कितना काम कर सकते हो, उसके लाइसेंसेस, उसके कोटाज होते हैं। तो वो कोटाज ना गवर्नमेंट अप्रूव्ड लाइसेंसेस वो मार्केट में बिकते हैं, सेल होते हैं, तो वहां पे खरीद सकते हो, पूरा मार्केट रहता है। एक जिसके जिसके पास भी फिशिंग कोटा होगा, लाइसेंस होगा, वही वहां पे फिशिंग कर पाएगा। तो ये कुछ रेयर एग्जांपल हो सकते हैं, बट एक्टिव मार्केट जनरली ब्रांड्स के लिए, ट्रेडमार्क्स के लिए, इन चीजों के लिए तो होता ही नहीं। एंड व्हेन देयर इज नो एक्टिव मार्केट, रिवॉल्यूशन मॉडल हमारा बच्चों लग ही नहीं सकते। समझते हैं यहाँ तक मामले को? ठीक है सर, तो आपकी बात मान ली,
चलेगा मामला किस पे, अमोर्टाइजेशन, सॉरी कॉस्ट मॉडल पे। ठीक है, अब आगे क्या, अब बाकी अकाउंटिंग सेम है बच्चों, कॉस्ट मॉडल पे और रिवैल्यूएशन मॉडल पे अकाउंटिंग सेम आई 16 की जैसी होगी। अब बात आती है कि सर डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, तो डेप्रिसिएशन लगता नहीं है बच्चों, इन पे लगता है अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन के भाई, डेप्रिसिएशन का डुप्लीकेट नाम अमोर्टाइजेशन। सर कॉस्ट मॉडल पे दिखा दिया, अब क्या अमोर्टाइज करोगे, बिल्कुल करेंगे, रिवैल्यूएशन पे भी करेंगे। अमोर्टाइज करने का मतलब क्या है, डेप्रिशिएट करना। कहता है एंटिटी मस्ट डिटरमाइन यूजफुल लाइफ, अगर यूजफुल लाइफ निकाल सकती है तो अमोर्टाइज ओवर यूजफुल लाइफ। भाई मेरा ब्रांड है 5 साल चलेगा, मैंने सामने वाले से ब्रांड खरीदा है 5 साल के लिए, 5 लाख रुपए, हर साल कितने का, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। मेथड कौन सा चलता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। जनरली आप कुछ भी ना बोला तो स्ट्रेट लाइन मेथड आप यूज करते हो। रेजिडुअल वैल्यू हमेशा क्या माननी है, जीरो माननी है। और कब से अमोर्टाइजेशन स्टार्ट करना है, व्हेन अवेलेबल फॉर यूज, फ्रॉम द डेट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। जब से आपके पास अवेलेबल है, रेडी फॉर यूज है, सेम असेट के लिए भी बोलते हैं, तब से ही आप इस पे अमोर्टाइजेशन स्टार्ट करोगे। हाँ, लाइफ इंडेफिनिट है, कैलकुलेबल नहीं है, तो अमोर्टाइजेशन नहीं होगा। नो फोर्सेबल लिमिट्स ऑन बेनिफिट, कुछ भी नहीं करोगे। बट यस, हमने आई 36 में भी पढ़ा था, एक्सेप्शन है, 3 एक्सेप्शन है। एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट, एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा। जिसकी लाइफ नहीं है उस, वो तो और रिस्की हो गया। तो एनुअली विदाउट इंडिकेटर, लॉ क्या कहता है, इवन इफ नो इंडिकेटर दीज एसेट शुड बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट। कोई भी इंडिकेटर नहीं है तो भी इनको सालाना चेक करते रहना है। ये ऐसी चीजें हैं, अब ऐसे लेवल की बातें हैं जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और जब आप भरोसा नहीं कर सकते तो क्या करना होगा। फिर बात आती है बच्चों आपका इंटरनली जनरेटेड पे। तो इंटरनली जनरेटेड पे तो मैं क्या ही बोलूं, उनको तो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, खुद ब खुद क्रिएट हुए हैं, सेल्फ जनरेटेड हैं, अदर देन R&D है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बड़ी अच्छी, काम हमारा आसान कर दिया, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, बिग नो बोल दिया। इन भाई, कोई भी चीज जो बिजनेस से सेपरेट नहीं हो सकती, मेजर नहीं हो सकती, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, P&L में एक्सपेंस करना है। इंटरनली जनरेटेड, खुद ब खुद आपने खरीदी नहीं है, आपका खुद ब खुद ओवर द पीरियड डेवलप हुई है, तो लोग कहते हैं कि हमें इससे मतलब नहीं। लास्ट कैटेगरी, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देख लो एक बार इसको, चेकआउट क्या कह रहे हैं यहाँ पे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करता है, कहता है अगर आपने कोई एसेट R&D करके बनाया, देखो ये भी सेल्फ जनरेटेड है, बट ये थोड़ी सी अलग बात है। अब ये ना प्रॉपर प्रोसेस की, देखो पहले अपन सेपरेटली मेहनत नहीं कर रहे थे, अपन ने चाहा नहीं था कि इंटेंजिबल बन जाए, खुद ब खुद बन के आ गया, खुद ब खुद हो गया, प्लानिंग नहीं थी। अब यहाँ पे क्या है, ये जनरली फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, रेनबेक्सी, सिप्ला, ये ड्रग्स की रिसर्च करती हैं, पूरा प्रॉपर रिसर्च करके फिर इनको डेवलप करती हैं, तो इनका रिसर्च में बहुत मोटा खर्च होता है। फिर ये फॉर्मूला, डायबिटीज की दवाई, कोविड की वैक्सीन, एक दिन का नहीं कई सालों का रिसर्च होता है, उस रिसर्च के बाद ये डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे तो बड़ा डेडिकेटेड काम हो रहा है। यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो फॉर्मूला सेपरेटली बिक सकता है। आप जिस चीज को डेवलप कर रहे हो उसके लिए आपने साइंटिस्ट को बिठा रखा है, एक बिल्डिंग अलग से दे रखी है, सारे खर्चे आपके, कॉस्ट कितनी लग रही है, सब मेजरेबल है। तो यहाँ पे लॉ बात करता है कि हाँ, मैं यहाँ पे तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ कि तुम सेल्फ जनरेटेड को नहीं दिखा सकते, बट अगर तुमने कोई सेल्फ जनरेट किया है थ्रू R&D, मतलब तुम्हारा एक रिसर्च लगा है, एक डेवलपमेंट लगा है, तो उस केस में वो असेट है। बट कब असेट है, वहां भी बात करता है, कहता है रिसर्च फेज में असेट नहीं है। आप रिसर्च फेज में जितना भी खर्चा कर रहे हो उसका बेनिफिट सर्टेन नहीं है। अभी आप प्लानिंग कर रहे हो, मतलब अभी आप नॉलेज गेन कर रहे हो, अभी आपको पता नहीं क्या होगा। अभी आप सर्च कर रहे हो कि आप
दवाई अपन मान लो हम डायबिटीज की दवाई बनाना चाहते हैं, तो हम रिसर्च कर रहे हैं अभी, जो भी हमें मिल रहा है कि यार डायबिटीज में नीम का पत्ता खाना चाहिए, नीम के पत्तों पर रिसर्च हो रही है, डायबिटीज के अंदर जामुन खाना चाहिए, जामुन के ऊपर रिसर्च हो रही है। तो अभी तो क्या रिसर्च है, अपन को नहीं पता कि कौन से एलिमेंट, कौन से केमिकल, क्या चीजें वर्कआउट करनी चाहिए जिससे रियल में डायबिटीज कंट्रोल या क्योर हो सके। तो कहता है इनको, इन खर्चों को हमेशा पीएनएल में एक्सपेंस दिखा देना। इन खर्चों को कहाँ दिखाओगे? पीएनएल में एक्सपेंस कर दोगे। इनको कैपिटलाइज कभी नहीं करना। हाँ, मतलब पर्टिकुलर अकाउंटिंग, मान लो कोई बिल्डिंग ही आपने खरीद ली, तो वो बिल्डिंग तो फिर एसेट है ना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की एसेट है। टेंजेबल एसेट यूज्ड इन रिसर्च, आपने मान लो कोई कंज्यूमेबल कुछ लिया, जैसे बात करें तो जो मेरा ड्रग्स वाला एग्जांपल था, तो आपने कोई ड्रग्स के लिए साइंटिस्ट को सैलरी दी, तो वो तो एक्सपेंस हो जाएगा पीएनएल में। मतलब आपको उसको ओरिजिनल नेचर के हिसाब से देखना है। आप कोई मशीन लेके आए तो वो थोड़ी पीएनएल में एक्सपेंस कर दोगे, है तो टेंजेबल एसेट ना, वो तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जाएगा। उसका डेप्रिसिएशन पीएनएल में एक्सपेंस होगा, उसका डेप्रिसिएशन इंटेंजिबल नहीं बनेगा। बिल्डिंग रिसर्च के लिए ली है, बट ऐसा थोड़ी है कि रिसर्च के बाद बिल्डिंग खत्म हो जाएगी। तो हाँ, कोई टेंजिबल एसेट है IS 16 का, तो वो एसेट दिखा सकते हो, सबको पीएनएल में नहीं डालना है। जो ओरिजिनली जो नेचर है वो रखना है। सैलरी है, एक्सपेंस हो जाएगी, सैलरी को एसेट नहीं बना सकते। ठीक है सर, बात समझ आ गई। फिर क्या है, आगे कहता है कि ठीक है, रिसर्च फेज में बात नहीं बनी तो कोई बात नहीं, बात बनी तो बनी, नहीं बनी तो क्षमा करनी, कोई दिक्कत नहीं। बट बात बन गई तो होगी फिर डेवलपमेंट। भाई, इजहार हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, तो डेवलपमेंट हो गई। और डेवलपमेंट फेज में अब जो खर्चा है, अब प्रोडक्ट की रिसर्च नहीं हो रही है, अब दवाई बन रही है, अब डेवलप हो रही है, मॉडल बन रहा है, प्रोटोटाइप बना रहे हो आप। अब जब आप डेवलप कर रहे हो, प्रोटोटाइप को बना रहे हो, उस केस में लॉ कहता है कि अब असेट बना लो। और अभी भी देखो कितना स्ट्रिक्ट है, कहता है असेट तब बनाना, कैपिटलाइज एज एन इंटेंजिबल असेट ओनली इफ ऑल 6 क्राइटेरिया आर मेट। ये 6 के 6 क्राइटेरिया मिल जाते हैं, मेट हो जाते हैं, तब तो दिखा देना, नहीं मिलते तो मत दिखाना। क्या है? पायरेट बोलते हैं हम इसको, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। क्या इसको डेवलप करके बेनिफिट होगा? क्या इस दवाई को बनाने से आपको इनकम आएगी? हाँ। क्या इस दवाई को पूरी कंप्लीट करने की आपकी इंटेंशन है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इसको बीच में छोड़ दोगे आधा अधूरा, आपको लग रहा है कि यार ठीक है, इतना रेवेन्यू नहीं है, इतनी कमाई नहीं है जितना हम चाहते हैं, तो हम इस काम को बीच में छोड़ के कुछ और करेंगे। क्या आपके पास रिसोर्सेस हैं? क्या आपके पास एबिलिटी है? डू यू हैव एबिलिटी? इस दवाई को यूज कैसे करना है, इसको मार्केट कैसे करना है? कल को बना दिया और बना के खुद ही खा रहे हो, इसका कोई मतलब थोड़ी है। टेक्निकल feasibility, do you have the complete technology required to manufacture it, complete resources, and can you measure the expenses? All answer are yes, all answer, I'm repeating, all, सबके आंसर यस होने चाहिए। एक का भी आंसर नो है तो पीएनएल में एक्सपेंस हो जाएगा। एक का भी आंसर नो है तो सबके आंसर अगर यस है तो हम आपके साथ हैं। डेवलपमेंट के खर्चे को, सर डेवलपमेंट का खर्चा मतलब बनाने का खर्चा, उस खर्चे को आपको क्या करना है? पीएनएल में, इसको इज्जत देनी है, सॉरी पीएनएल कह रहा हूँ, पीएनएल थोड़ी, बैलेंस शीट में एसेट बना देना है। इसकी अलग इज्जत होगी, सेपरेट इज्जत होगी। तो मुद्दा वहीं आ जाता है, क्या कहता है लास्टली, ये पढ़ लो। कहता है इफ ऑल कंडीशन आर मेट, कैपिटलाइज करना। इफ एनी वन कंडीशन मेट, तो नॉट मेट, एक्सपेंस कर देना। और सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग वैसे ही होगी कि इसको इंटेंजिबल एसेट की तरह ट्रीट करोगे, जैसे किसी को करते हो। कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल वाली सारी बात आप इस पे लगा सकते हो। उसके बाद अमोर्टाइज ओवर फाइनाइट यूजफुल लाइफ, जितनी भी उसकी लाइफ है, अगर फाइनाइट है तो अमोर्टाइज करोगे। किस डेट से करोगे अमोर्टाइजेशन? स्टार्ट कब से करोगे? डेट ऑफ डेवलपमेंट से। मतलब अमोर्टाइजेशन कब से स्टार्ट करना है? जब से बन के तैयार हो गया मेरा इंटेंजिबल एसेट, मेरी दवाई है, जब से कमर्शियल प्रोडक्शन अवेलेबल फॉर यूज हुआ। डेट ऑफ डेवलपमेंट से नहीं करना, याद रखना। दवाई बन गई उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इनका बनने से रेडी टू यूज डिफाइन नहीं होता। इनका कमर्शियल प्रोडक्शन, मतलब जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तब से रेडी टू यूज डिफाइन होता है। डेट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन से आप इस पे अमोर्टाइजेशन लगाना शुरू करोगे।
कभी भी कंडीशन टूट गई तो सारा का सारा पीएनएल में जाएगा। अगर मान लो फ्यूचर अभी अभी कंडीशन सेट है, फ्यूचर में टूट जाती है तो भी सारा खर्चा पीएनएल में जाएगा। इम्पेयरमेंट अगर कुछ लगेगा तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करोगे। जनरली जब अवेलेबल फॉर यूज नहीं होता, डेवलपमेंट के बाद और प्रोडक्शन से पहले के बीच के पीरियड में भी हम इम्पेयरमेंट, एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं अगर लंबा समय होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बड़ा ही क्लियर है और बड़ा ही सिंपल है, कोई खास हमें परेशान नहीं करता है। और छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ध्यान रखनी है। जरा एक क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देख के आपको समझ आ जाएगा कि प्रैक्टिकली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना सिंपल है। एक बार रीड करो इस क्वेश्चन को, देखो। हाँ जी दोस्तों, कुछ आया समझ क्वेश्चन पढ़ के आपको? तो वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बतानी है इसमें। तो आई होप सबको समझ आता है ना कि कौन कौन से खर्चे आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे। मार्केटिंग का तो खर्चा कभी नहीं आएगा, IS 16 का नॉर्मल रूल है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग के खर्चे कभी नहीं आएंगे। डेवलपमेंट के आएंगे, रिसर्च इनटू मटेरियल रिसर्च के खर्चे भी नहीं आएंगे। तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। कोई ऐसी 1 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए था। और हमारे यहाँ पे ना देखो, आंसर हमेशा एक्सप्लेन करके लिखना होगा। देखो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन को ऐसे कोई कैलकुलेट करके सीधा आंसर नहीं बता देना है SBR में कि ठीक है। रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग अल्टीमेटली वही है कि कितना खर्चा, कितना कॉस्ट पीएनएल में जाएगा, कितना डेवलप में, वही। बट उस बात को पूरा समझाया गया। देखो कैसे, पहले बोला कि एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च, मार्केट रिसर्च, एम्प्लॉय ट्रेनिंग कैन नॉट बी कैमरा सो मस्ट बी रिटर्न ऑफ टू पीएनएल। इनको कभी कैपिटलाइज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे रीजनिंग नहीं लिखी इन्होंने, हम रीजनिंग भी लिख सकते हैं। as the benefit is not certain, benefit is uncertain, ये क्या हो जाएंगे। और कई बार आपको रीजनिंग लिखने की जरूरत नहीं। अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बात लिखी है तो आप सिर्फ जिक्र कर सकते हो एज पर IS 38 दिस इज नॉट अलाउड, तो वो माना जाएगा। आपको कॉमन सेंस वाला रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है। इन रिलेशन टू डेवलपमेंट एक्टिविटी 0.3 million का 0.9 was incurred before product was known to be commercially viable, this amount is also written off to the P&L। तो क्या कह रहा है? कहता है कि अमोर्टाइजेशन भी लगाएंगे हम। कितने महीने का अमोर्टाइजेशन लग रहा है? The expanded debt was incurred evenly over the year. It was not until 1st May। तो भाई प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया 31 दिसंबर को, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने बाद वो प्रोडक्शन में गया। तो 4 महीने बाद वो प्रोडक्शन में गया। तो इन 4 महीनों में आप अमोर्टाइजेशन नहीं करोगे। अमोर्टाइजेशन कब से स्टार्ट करोगे? 1 मई से। और 1 मई से कब तक? 31 दिसंबर तक। इट वॉज नॉट फर्स्ट द मार्केट रिसर्च इंडिकेट द प्रोडक्ट लाइकली टू बी प्रॉफिटेबल एट द रिपोर्टिंग डेट द प्रोडक्ट वाज डेवलपमेंट वाज नॉट येट कंप्लीट। नहीं, ये क्या कह रहा है? In relation to development activities, 0.3 million, 4/12 was incurred before product was known। अच्छा सॉरी, रिसर्च का खर्चा है, कंडीशन बट नहीं थी, मैंने कुछ और ही समझ लिया। ये कह रहा है कि मई से पहले का जो खर्चा है ना बच्चों, अभी मई से पहले तक ना पायरेट की सारी कंडीशन फुलफिल नहीं थी, मई के बाद हुई। तो मई के बाद का खर्चा कैपिटलाइज होगा, मई से पहले का खर्चा भी पीएनएल में जाएगा। तो ये 0.3 भी पीएनएल में डाला। तो पीएनएल में कितना हो गया? 0.5 गया, 0.4 गया, 0.2 गया, और 0.3 कहां से आया ये बता दिया। तो टोटल कितना पीएनएल में जाएगा? 1.4। तो बचा हुआ कितना पीएनएल में हम दिखा देंगे? 0.6 मिलियन। भाई 0.9 में से आपने 0.3 टोटल, इन्होंने टोटल में से देख लिया, बट वैसे भी देख लो ना। 0.9 आपने डेवलपमेंट पे खर्चा किया है। कितना खर्चा किया है? 0.9। 0.9 में से 0.3 आप कह रहे हो पुराना है, तो 0.6 आपका बाद का है। आती है के बाद समझ हमें ये चीज यहाँ तक। तो ये बच्चों हमारा डिस्कशन है। हमारे दो मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और हमने डिस्कस करे नॉन करंट एसेट में। तो दो छोटे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी वैसे हमारे और बच जाते हैं बच्चों। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा बच जाता है IS 23, बोरोइंग कॉस्ट। ये भी एक बहुत छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कुछ भी चेंज नहीं है। जितना हम इसको पहले जिन बच्चों ने पढ़ रखा है IS 20 बिल्कुल सेम करेंगे हम भी डिस्कस। गवर्नमेंट ग्रांट देखते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में, या तो हम कंप्लीट करेंगे IS 23 IS 40 को, या कुछ टाइम के लिए भी होल्ड करेंगे, बाद में इसको करेंगे। अभी आप लोग IS 20 और IS 23 का बेसिक रीडिंग कर सकते हो।
इसको लेके ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। बट जो हमारे मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये सारे अच्छे से अभी तक आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेनली मैंने पूरा टाइम लगा के आप लोगों से डिस्कस करे हैं। कौन कौन से हो गए हमारे? IS 16, हमने IS 36 पढ़ा, आज 2 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखे, IS 40 और IS 38 इंटेंजिबल एसेट। ठीक है बच्चों, आज के लिए सेशन इतना ही रखेंगे। इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सीरीज को ऐसे ही करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। साथ साथ आप लोग जरूर पढ़ते रहो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा इन पेपर्स में, और कोई तरीका नहीं है। धीरे 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 टाइम लगता है चीजों को, बट हो जाती है। आप पहली बार नहीं कर रहे हो, कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि जो पहले नहीं करा है। काफी बच्चों ने ऑलरेडी प्रोफेशनल लेवल एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बिल्कुल हटके हो जाती है। प्रैक्टिस से चीज आपके साथ भी हो जाएगी। ठीक है, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय एवरीवन।